हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में ये प्रोग्राम का कोर्स है और वह हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में भी वह प्रारंभिक भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से सी 300 सीई तक पढ़ रहे हैं। तो ये वीडियो उन इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें हम आप सभी के लिए उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज में, जिसमें आप सभी के एग्जाम में आने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज हम सबसे पहले आप सभी के लिए जो आपका यूनिट नंबर 1 है इसको डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है सिंपली प्रारंभिक भारत का इतिहास और इसकी व्याख्या के प्रमुख स्रोत। आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म देखने को मिलता ही मिलता है। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करेंगे कि आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा और फिर साथ ही साथ में हम उनके आंसर्स को भी देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि प्राचीन भारत प्राचीन भारत के इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण में स्रोतों का वर्णन कीजिए। स्रोतों का वर्णन। सबसे पहली बात तो आपसे क्वेश्चन ये बनाएगा आपके एग्जाम में। अब यहाँ पर जब ये क्वेश्चन बनता है तो ये पहली बात तो लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है और इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपसे बेसिकली दो चीजें पूछी गई है। पहली चीज आपसे पूछी गई है कि भाई आप उन सभी स्रोत का मतलब होता है आपके सोर्सेस, उन सभी सोर्सेस को बताओ जिससे प्राचीन भारत का इतिहास का निर्माण होता है। तो सबसे पहले नंबर पे आप सभी की बुक में आपको साहित्यिक स्रोत बताए गए हैं, साहित्यिक स्रोत। और फिर इसके बाद में आप सभी के पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। सेकंड नंबर पे आप सभी के पुरातात्विक स्रोत शामिल है। तो अब अगर हम इसको देखें, जो हमारा साहित्यिक स्रोत है इसको दो भागों में बांट देते हैं। सबसे पहले आपके एक तो देशज स्रोत है और दूसरे नंबर पे आप सभी के आ जाते हैं विदेशी स्रोत। और विदेशी स्रोत में ही आप सभी के जो है यात्रियों के नजरिए, और इसको भी दो भागों में बांटा जाता है देशज को। एक आप सभी के धार्मिक स्रोत है और दूसरे नंबर पे आपके राजाओं के इतिवृत्त, राजाओं के राजाओं के इतिवृत्त और व्याख्यान व्याख्यान इसके बारे में चर्चा करेंगे। इतिवृत्त भी आप समझ सकते हो। तो इसमें पुरातात्विक जो हमारे स्रोत होंगे तो इसमें भी बहुत सारे स्रोतों की बात करेंगे, जैसे आपके सिक्के होंगे, विलेख होंगे, मृतभांड होंगे, कब्र होंगी, ये कब्र है। और कब्र के साथ साथ जो उन स्रोतों की भी बात करेंगे कब्र के अलावा, वह स्रोत जो आवासीय स्थल पर मिले हैं, आवासीय स्थल से प्राप्त हुए, उन सभी स्रोतों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आज का जो आप सभी की क्लास है उसमें हम साहित्यिक स्रोतों को मुख्य तौर पे या मोटे तौर पे देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम इसको रीड करते हुए आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे और आपके नोट्स में कौन कौन से पॉइंट मस्ट भी होनी चाहिए आपको उसको भी बताएंगे, क्योंकि आपको बेस्ट आंसर लिखना है इसीलिए।
सबसे पहली बात, प्राचीन भारत के जब हम इतिहास के स्रोत की बात करते हैं तो इसमें साहित्यिक स्रोत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साहित्यिक स्रोत के साथ साथ अगर हम देखें तो हमें जो पुरातात्विक स्रोत है उन स्रोतों का भी सहारा लेना चाहिए। वह स्रोत भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। एक आपके इतिहासकार हैं जिनका नाम है उपेंद्र सिंह, उनका कहना है कि यदि अगर हम साहित्यिक स्रोतों को देखते हैं तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि वो स्रोत जो हैं वो किस अवधि के हैं, किस समय काल के हैं, ये हमें ज़रूर देखना चाहिए। जैसे अगर हम हड़प्पा हड़प्पा काल के स्रोतों की बात करते हैं तो हड़प्पा काल में जो कुछ भी लिखा गया वो हम नहीं पढ़ पाए। और इसके अलावा अगर हम देखें, हड़प्पा काल का हम इतिहास जान रहे हैं और हम उस दौरान मिली हुई चीज़ों का, अवशेषों का वर्णन करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम वर्णन कैसे करेंगे? तो हम पुरातात्विक स्रोत, जो हमारे पुरातात्विक स्रोत हैं उसके ऊपर निर्भर रहेंगे, क्योंकि साहित्यिक स्रोत तो पढ़े ही नहीं गए। तो अगर हमें पुरातात्विक स्रोत देखें तो हड़प्पा काल से भी पहले आता है आपका पाषाण काल। तो अगर पाषाण काल की कोई चीज़ मिली है और गलती से हमने हड़प्पा काल से हमने उसको रिलेट कर दिया, फिर तो हमें हड़प्पा की जगह पाषाण काल की जानकारी मिल रही है, लेकिन हमें पता नहीं है कि वो हड़प्पा का है कि पाषाण का है। तो इससे क्या हो सकता है, हमें समय की वजह से हम गलत इतिहास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसीलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है कि हम समय को भी जान रखें कि किस काल का हम इतिहास जान रहे हैं और स्रोत किस काल का है। दूसरी बात, अगर हम देखें इन साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं तो दूसरी चीज़ हमको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादातर साहित्यिक स्रोत हमारे पास भारत के इतिहास में जो लिखे गए वो धार्मिक ग्रंथ हैं। और धार्मिक ग्रंथ में अगर हम देखें तो धार्मिक ग्रंथ की जो रचना हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। और ये जो संस्कृत भाषा है, इस पे अगर हम देखें, जो अधिकार था वो समाज के एक वर्ग का था, तो ये पूरे समाज का इतिहास भी हम पूरी तरीके से इसको सत्य नहीं मान सकते। परंतु जो ज़्यादातर अभिलेखों में लिखा हुआ है, जो ज़्यादातर हमारे साहित्यिक स्रोतों में लिखा हुआ है, उन स्रोतों को हम एक पल के लिए कह सकते हैं कि हाँ भाई, ये इतिहास के निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले हैं। ये याद रखना। सबसे पहले हम किसी भी साहित्य की यानी किसी भी पुस्तक की बात करते हैं तो उसकी भाषा, शैली, विषयों के लिए हमको सावधानी पूर्वक उसका जांच करना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल आ रहा है महाभारत और रामायण का, ये बड़े महाकाव्य हैं और इनका संस्करण देखें तो जो रचना हुई है महाभारत की या फिर रामायण की, तो ये देश के अलग-अलग इलाकों से प्राप्त की गई पांडुलिपियाँ थी और उन पांडुलिपियों को अच्छी तरीके से संकलित किया गया। जो बातें कॉमन थी उसको इसके अंदर ऐड किया गया और इसके बाद ये इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायक हो रहे हैं आज के ज़माने। ऐसे ही वैदिक, उत्तर वैदिक, आपका पौराणिक महाकाव्य भी हैं जो हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। याद रखना आप सभी को। इसके अलावा जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, उन्होंने जो ये लेख हैं, जैसे चाहे हमारे महाभारत है, चाहे रामायण है, चाहे हमारे वेद हैं, चाहे वो हमारे पुराण हैं, जो भी हैं, तो इन लेखों का इतिहास की दृष्टि से महत्व बहुत माना गया है और महत्व वैसे कम माना गया है, ज़्यादा नहीं, कम माना गया है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये धर्म पे ज़्यादा आधारित थे। ये समाज के उन वर्ग द्वारा रचित है जो कि बहुत कम संख्या में थे और जिनके पास में बहुत ज़्यादा अधिकार थे। और हाल ही में किए गए जो है अध्ययन से पता चलता है कि प्राचीन भारत के इतिहास की समझ अक्सर लिखित दस्तावेजों की बजाय मौखिक परंपराओं पर निर्भर थी, क्योंकि ज़्यादातर हमें जो जानकारियाँ मिली है प्राचीन भारत के इतिहास की, जो ओल्डेस्ट है, उन ओल्डेस्ट में देखें जो रचना हुई है, या तो वो पढ़ी नहीं गई या तो वो समझ में नहीं आई। इसके अलावा इतिहास का जो मूल सागर है उसको समझने हेतु महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है। देखो, अगर हम इतिहास को समझने का प्रयास कर रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, जितने स्रोत हैं उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। एक चीनी यात्री थे जिनका नाम था हवेन सांग। उनका विवरण अगर हम देखें तो हमें प्राचीन भारत का इतिहास पता चलता है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो यात्री थे, उन यात्रियों के द्वारा जो भी रचनाएँ हुई, वो रचनाएँ भी हमारा इतिहास जानकारी में हमारी मदद करते हैं। याद रखना आप सभी को। अब नीचे देखो बताया गया है, प्राचीन भारतीय लेखन में तिथि निर्धारण करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि वह धार्मिक प्रकृति के हैं
और उनकी रचना संकलन के बीच में काफ़ी अंतर। यानी जो रचनाएँ हुई उन रचनाओं को अच्छी तरीके से समझ पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें तिथियाँ ज़्यादा मेंशन नहीं थी। वेद, उपनिषद, इसके अलावा ब्राह्मण शास्त्र, सूत्र, पुराण वगैरह जो हैं, ये सब के सब क्या है, पौराणिक कथाओं पर केंद्रित थे और पौराणिक कथाएँ कई बार काल्पनिक भी लगती है, इसीलिए पूरी तरीके से इस पे भी हम क्या नहीं कर सकते, ध्यान नहीं दे सकते। अभी मैंने आपको बताया था, जब हम साहित्यिक स्रोतों की बात करते हैं, उसको मोटे तौर पर 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, 2 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हमारा जो स्वदेशी साहित्य है, यानी हमारे देश के हैं, और फिर दूसरे नंबर पे विदेशी। और जो हमारे देश के हैं उसको भी 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक धर्म के और एक गैर धार्मिक। तो स्वदेशी साहित्य की बात करते हैं और दूसरे नंबर पे जैसा कि मैंने अभी आपको विदेशी के बारे में बताया था, तो ये पूरा का पूरा आपको याद रखना है। स्वदेशी साहित्य है, स्वदेशी जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, जो स्वयं के देश में बना हो स्वदेशी, यानी हम इसे देशज साहित्य भी बोल सकते हैं। देशज साहित्य भी बोल सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास में स्वदेशी साहित्य स्रोत प्राथमिक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। यानी प्राचीन भारत के इतिहास की अगर जानकारी की बात करें, तो जो हमारे देश के साहित्य लिखे गए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा स्वदेशी साहित्य के स्रोतों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में बांटा जाता है या वर्गीकृत किया जाता है। पहले नंबर पे धार्मिक और दूसरे नंबर पे आपका गैर धार्मिक स्रोत। देखो धार्मिक स्रोतों में क्या-क्या आएँगे? धार्मिक ग्रंथों में प्राचीन भारत में साहित्य ज़्यादातर धार्मिक थे और अतीत की घटनाओं को दर्ज कराने का उद्देश्य से नहीं लिखा गया, इसे धर्म के उद्देश्य से लिखा गया था। सामाजिक और धार्मिक ग्रंथों को सूचीबद्ध करने सामाजिक और जो धार्मिक रीति-रिवाज थे उसको सूचीबद्ध करने के लिए किया गया था। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ऐसे समाज में बहुत सारे थे उस समय इनकी रचनाएँ रची गई थी और वो अपने समय का इतिहास बताते हैं। धर्म ग्रंथों को आगे ब्राह्मणवादी और गैर ब्राह्मणवादी ग्रंथों में विभाजित किया था, यानी जो ब्राह्मणों द्वारा रचित होते और जो ब्राह्मणों द्वारा रचित नहीं थे। जैसे जैन, बौद्ध के जो साहित्य थे, वो क्या है, ब्राह्मणों के द्वारा नहीं लिखे। ब्राह्मणवादी साहित्य कौन-कौन से हैं? तो प्राचीन काल में ब्राह्मणवादी ग्रंथों में वेद, उसके बाद में आपका पूरक ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये सारी चीज़ें शामिल है। ब्राह्मणवादी साहित्यों के बारे में कुछ विवरण है, जैसे वेद के बारे में प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना साहित्य है, वैदिक साहित्य है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है और संस्कृत भाषा में विद शब्द से उत्पन्न हुआ है वेद शब्द, और विद शब्द का अर्थ होता है जानना या ज्ञान को दर्शाता है। परंपरागत रूप से वेदों की श्रुति यानी सुने हुए ग्रंथ माना जाता है और इस कार्य में जो है ब्रह्मा द्वारा कहे गए जो वचन थे उन्हें सावधानी पूर्वक याद करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में मौखिक रूप से हस्तांतरित किया गया। और वैदिक संस्कृति में लिखे गए ये साहित्य शास्त्रीय संस्कृत से पहले थे, यानी जो हमको संस्कृत आजकल पढ़ाई जाती है उससे भी पहले थे। वैदिक साहित्य की बात करें तो जो वेदों की रचना हुई है उसमें 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। इसके अलावा आपका ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद बाद में रचे गए थे। ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, इम्पोर्टेंट है, जिसमें 10 मंडल हैं और इसके जो ग्रंथ दूसरे और 7वें ग्रंथ की बात करते हैं तो जो कि सबसे पुराना माना जाता है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ये। इसके अलावा प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान लिखे गए थे ये, जबकि पहला, 8वां, 9वां और 10वां ये अन्य वेदों के साथ उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। तो सबसे पहले 10 मंडल हैं, 10 में से 2 मंडल दूसरा और 7वां सबसे पहले लिखा गया था। और याद रखना है कि इसमें आपकी सूक्ति, अनुष्ठान और धार्मिक विधियाँ, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। जिन्होंने चरगाह प्रणाली से कृषि प्रणाली और वर्ग संरचनाओं के विकास में समाज के बारे में वर्णन किया। यानी किस तरीके से समाज धीरे-धीरे स्थापित होता है उसके बारे में बताया गया है। इसमें कहता है ब्राह्मण वेदों में जो वर्णित अनुष्ठान है उनको करने के कई तरीके बताए गए हैं। जैसे अरण्यक दर्शन बताता है, व्यावहारिक अनुष्ठान की चर्चा की गई है इसमें। इस तरीके से इसमें हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है उसको जानने में वेदों की मुख्य भूमिका थी। वेदों को आसानी से समझने के लिए वेदांत की रचना हुई और जिनका मुख्य ग्रंथ उपनिषद है, इसमें कर्म, धर्म, मोक्ष जैसे सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। इन ग्रंथों के कारण हिंदू धर्म ने
अनुष्ठानिक रूप से आध्यात्मिकता के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। वैदिक अध्ययन का समर्थन करने के लिए 6 वेदांग बने, जैसा कि बताया था मैंने, वेदांग बने थे। और इन 6 वेदांत में क्या है, क्या-क्या लिखा गया है? इसमें शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्षकता है, छंद है, ज्योतिषी है। इन सब चीज़ों के बारे में वेदों में बताया गया। याद रखना आप सभी को। अब महाकाव्यों के बारे में बात करते हैं तो 2 महाकाव्य हैं, कौन-कौन से? एक रामायण है, दूसरा महाभारत है। ये महाकाव्य अपनी-अपनी कहानियों में अपने-अपने युगों के समाज की, धर्म की, अर्थव्यवस्था की, राजनीति की हमें जानकारी देते हैं। दोनों ग्रंथों की अगर हम बात करते हैं तो ये इतिहास निर्माण में सहायक है। इसके अलावा व्यास, जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने महाभारत की रचना 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के बीच में लिखा था। और यद्यपि इसके मूल रूप से इसमें स्टार्टिंग में 8,800 श्लोक थे, जो बाद में आगे बढ़कर 24,000 श्लोक हो गए और वर्तमान में 1 लाख से भी ज़्यादा श्लोक हैं। इसके अलावा कौरवों और पांडवों के साथ जो संघर्ष था उसको उत्तर वैदिक काल में दर्शाया गया है और इसका वर्णनात्मक भाग जो है उत्तर वैदिक काल में हमें देखने को रामायण की रचना का श्रेय किसको जाता है? जो वाल्मीकि जी हैं। आपको पता ही है महाभारत जो है, महाभारत की जो बात करते हैं, महाभारत के अंदर तो महाभारत में 2 जो भाई हैं कौरव और पांडव, उनके संघर्ष को दिखाया गया है और समाज के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं रामायण के अंदर एक ऐसे राजा के बारे में वर्णन किया गया है जो अपनी प्रजा के लिए अपना कुछ त्याग करता है। दूसरी तरफ महाभारत के अंदर एक राजा अपने इतना स्वार्थी हो जाता है कि वो अपने शासन गद्दी को पाने के लिए अपने भाइयों का भी वध करने के लिए तैयार है। तो ये अपने-अपने समय के इतिहास को हमें वर्णित कर रहे हैं। शुरुआत में अगर हम बात करें तो इसमें 6,000 श्लोक थे, फिर 12,000 श्लोक हो गए और अभी 24,000 के करीब लगभग इसमें आंकड़ा पहुँच गया है। महाभारत के विपरीत ये एक क्या है, एक अधिक एकीकृत प्रदर्शित है, हालाँकि बाद में इसमें कुछ अन्य श्लोकों को जोड़ा गया। क्यों जोड़ा गया? क्योंकि इसको आसानी से समझा जा सके। समय-समय के साथ दोनों महाकाव्यों में संशोधन होता आया है, महाभारत में भी और परंतु ये क्या है, आज भी अपने समय का जो इतिहास है, उसके निर्माण में हमारी बिल्कुल बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं। पुराण, तो पुराणों की रचना का श्रेय महर्षि व्यास को दिया जाता है और पुराणों को जो है गुप्त शासन थे, उनमें 6ठी से 4थी शताब्दी में गुप्तोत्तर काल में संकलित किया गया। इसके अलावा आपकी 18वीं महापुराणों और कई उपपुराणों में इसका वर्णन हमें मिलता है। याद रखना आप सभी को। और भागवत पुराण का अगर हम बात करें तो भागवत पुराण लगभग कितना 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में, स्कंद पुराण जो है 8वीं शताब्दी में और ऐसे कई सारे पुराण जो है आगे लिखे गए, जो कि मुख्य रूप से या तो गुप्त काल में या फिर गुप्त उत्तर काल में लिखे गए थे। धर्मशास्त्रों की बात करते हैं तो इसमें मनुस्मृति वगैरह आ जाता है आपका। स्मृति ग्रंथ, देखो धर्मशास्त्र के कानूनों और सिद्धांतों में सामाजिक जो है मानदंड अनिवार्य किया गया है। जैसे समाज में कौन-कौन से नियम थे, इनके बारे में इसमें बताया गया है और ये एक विस्तृत वर्णन इसमें किया गया है। मनुस्मृति, जिसमें आज भी अगर हम कहें तो हिंदू विवाह का जो नियम, कायदे, कानून है उसकी रचना उसमें की गई है। इसके अलावा हिंदू धर्म को जो है संगठित करने के लिए इसके अंदर वर्णन किया गया है। अब इसके आगे जो आपका गैर धार्मिक साहित्य है, इसके बारे में हम अगले डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बाकी हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं।